दोस्तों 26 जुलाई साल 2021 का ये वो दिन था कि मुंबई के बसई इलाके में एक बीच है और उसी बीच पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह टहल रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पर कुछ लोगों की नज़र एक संदिग्ध ब्लैक कलर के बैग पर पड़ती है। जो बैग था वो देखने से ही संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा वो जो लोग थे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद में मुंबई पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। एंड जैसा कि वो बैग जो था वो संदिग्ध लग रहा था, तो पुलिस जब उस बैग को अपनी कस्टडी में लेकर जब उस बैग को खोला जाता है, तो जैसा पुलिस को अंदाज़ा था, बाकी के लोगों को अंदाज़ा था, उस बैग से एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी देखने से ऐसा लग रहा था कि ये डेड बॉडी किसी महिला की डेड बॉडी है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की यह बात थी कि डेड बॉडी के सारे पार्ट्स उस बैग के अंदर मौजूद थे, लेकिन उस डेड बॉडी का सर मौजूद नहीं था। लिहाजा पुलिस जो थी उस बैग से कुछ आइडेंटिटी या ऐसा कुछ मिल जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स जिससे इस डेड बॉडी की शिनाख्त हो सके, लेकिन कुछ भी मिलता नहीं है। पुलिस अज्ञात में उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पोस्टमार्टम में जब डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करने के लिए, पोस्टमार्टम से पहले जो प्रीमार्टम होता है वो करते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है ये पिछले 2 से 3 दिन से समुद्र के पानी में तैर रही है और इसकी हत्या जो है वो 2 से 3 दिन पहले कर दी गई है। अब पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत तो था नहीं, लिहाजा पुलिस उसके पहनावे से, उसके हाथ पर लगी हुई मेहंदी से और बाकी की कुछ चीज़ों से ये शनाख्त कर पाती है कि ये डेड बॉडी है ये किसी मुस्लिम महिला की डेड बॉडी है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस डेड बॉडी के पता लगाने के बारे में कि आखिरकार ये डेड बॉडी किसकी है किसकी नहीं है, कोई परिवार वाला आए डेड बॉडी को क्लेम करे, उसके बाद हम लोग कातिल तक पहुँचे। लेकिन पुलिस वाले जगह जगह पर फोटोग्राफ्स भी लगाते हैं, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर हर जगह इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि इस तरीके की कोई महिला, अगर किसी महिला की गुमशुदगी हुई हो तो प्लीज़ आकर पुलिस से कांटेक्ट करें। इस तरीके से हमें डेड बॉडी मिली है, अगर उसके परिवार की डेड बॉडी है तो डेड बॉडी को क्लेम करें और उसके बाद में हम इस पूरे केस के अंदर छानबीन करेंगे। लेकिन जितना पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए इस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, इत्तेफाक से पुलिस को अभी तक इस केस में कुछ भी हाथ नहीं लगा था। लेकिन दोस्तों पुलिस जितनी भी मेहनत के साथ में इस पूरे केस में इस लड़की की आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस को जब कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है तो पुलिस इसके कपड़ों के फोटोग्राफ्स लेती है, उसके लड़की का DNA सैंपल लेती है, उसके बाद में इस लड़की का फोटोग्राफ्स लेती है और उसके बाद में इस लड़की का मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब दोस्तों कहने के तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन की थी, यकीन मानिए दोस्तों जब आप लोग इस पूरे केस को सुनेंगे तो आप लोग बड़ी हैरानी करेंगे। और दोस्तों ये जो केस है महाराष्ट्र की एक ट्रू स्टोरी है और इस केस में आगे आगे जो पहलू आप लोग सुनेंगे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा ये यकीनन दोस्तों आप लोगों को आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा जागरूक करने का काम करेंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब दोस्तों पुलिस उसके बाद में हर एक सबूत को, हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से जांचती है। आस पड़ोस के तमाम इलाकों में एक तरीके से पुलिस जा जाकर पूछताछ करती है। पुलिस की कई टीमों का गठन कर लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो केस था सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और दोस्तों उसके बाद में तारीख आ जाती है 29 अगस्त साल 2022, यानी तकरीबन 1 साल का लंबा समय गुजर जाता है। और इस 29 अगस्त साल 2022 को एक व्यक्ति नाला सुपारा पुलिस थाने में पहुंचता है और यह व्यक्ति बताता है कि उसका नाम जावेद शेख है और ये बताता है कि उसकी एक भतीजी है जिसका नाम सानिया शेख है और वो 1 साल पहले से ही लापता है और उसकी कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। इसलिए मैं पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए आया हूँ। अब जैसे ही जावेद शेख जो था वो पुलिस से ये बातें कहता है, तो पुलिस जावेद शेख से बस एक ही बात कहती है कि अगर तुम्हारी भतीजी 1 साल से गायब है तो तुम्हें क्या अब होश मिल रहा है कि तुम आकर उसकी कंप्लेंट लिखाओ। तो उसके बाद में जावेद शेख कहता है कि वो कर्नाटक का रहने वाला है और कर्नाटक में वो रहा करता था। उसने अपनी भतीजी की शादी यहीं पर नाला सुपारा में की थी और उसका एक जिसके साथ में वो शादी की थी उसका नाम आसिफ था, वो दुबई में रहकर जॉब किया करता था। लेकिन पिछले 1 साल पहले जब मैंने आसिफ को कॉल किया तो आसिफ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी जो भतीजी है सानिया शेख वो तुमसे नाराज़ है और वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। अच्छा, जावेद शेख ये समझता है कि ये साल 2017 में इसने शादी की थी, ये समझता है कि इसकी भतीजी इससे नाराज़ होगी तो नाराज़गी थोड़े बहुत दिनों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से जावेद शेख के पास में उसकी भतीजी सानिया शेख का एक भी कॉल नहीं आता है। जावेद शेख जब कभी भी अपनी भतीजी को कॉल करता तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है।
अब अपनी भतीजी के जो हस्बैंड आसिफ थे उनको कॉल करता तो वो कॉल काट दिया करता। इस वजह से जो जावेद शेख था बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में आखिरकार पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए आया था। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो जावेद शेख से पूछते हैं कि तुम्हारा जो दामाद आसिफ था उसका घर कहाँ पर है। तो जावेद शेख बताते हैं कि मैं पुलिस थाने आने से पहले उनके उस घर के एड्रेस पर भी गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे ये पता चला कि ये लोग यहाँ से घर बेचकर जा चुके हैं। अब मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, इसलिए थक हार कर मुझे पुलिस थाने आना पड़ा। लिहाजा अब पुलिस वाले जो थे वो चूँकि उनके पास में 14 महीने पहले एक डेड बॉडी मिली थी 26 जुलाई साल 2021 को, तो वो उस डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं। अब चूंकि डेड बॉडी का सर तो था नहीं, लिहाजा कपड़ों और मेहंदी के हिसाब से पहचान कर पाना मुश्किल था। लेकिन जावेद शेख ये कहते हैं कि इस तरीके के कपड़े उनकी भतीजी के पास भी थे, क्योंकि जब भी वो वीडियो कॉल करती थी तो उन्होंने कई बार इस तरीके के कपड़े उसको पहन के देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये जो डेड बॉडी है ये उनकी भतीजी की है। लिहाजा पुलिस वाले अब जावेद शेख के इस पूरे केस को दर्ज करते हैं और उसके बाद में जावेद शेख के साथ मिलकर इस दामाद आसिफ की तलाश करने लगते हैं। पुराने घर पर पहुंचा जाता है, वहां से पूछताछ की जाती है कि ये लोग कहाँ चले गए, किसके हाथ घर बेचा है, घर बेचने वाले को क्या एड्रेस बताया है, किसी के पास में उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल या फिर कुछ और। तो इत्तेफाक से पुलिस की किस्मत यहाँ पर साथ देती है और उसके बाद में पुलिस को जो आसिफ था, जो सानिया शेख का हस्बैंड था, उसकी मां का नंबर मिल जाता है जो प्रेजेंट में एक्टिव भी था। लिहाजा पुलिस उस नंबर के आधार पर, उसकी लोकेशन पे आधार पर आसिफ शेख के घर का पता निकाल लेती है। उसके बाद पुलिस और उसके चाचा जो थे, जिनका नाम जावेद शेख था, ये पुलिस के साथ में उस नए वाले घर पर पहुंचते हैं। एंड वहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस सबसे पहले उनके घर की बहू सानिया शेख के बारे में पूछताछ करती है। तो जो आसिफ था और उसके जो फैमिली वाले थे, ये पुलिस को और जावेद शेख को बताते हैं कि जो उनकी भतीजी है सानिया शेख, ये पिछले 1 साल पहले हमारा घर छोड़कर जा चुकी है। दरअसल सानिया शेख का किसी से साथ अफेयर चल रहा था और वो उसी के साथ भाग गई है, लेकिन जाने से पहले उसने एक लव लेटर छोड़ दिया था और उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। अब पुलिस वाले जब ये बात आसिफ शेख की सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि ज़रा वो लेटर दिखाओ जो सानिया शेख छोड़कर गई थी। जब वो लेटर दिखाया जाता है तो उस लेटर में बहुत साफ साफ ये लिखा होता है कि आसिफ, मेरी ज़िंदगी में कोई और जा चुका है और अब मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के साथ जीना चाहती हूँ और तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी होंगी खुश होंगी। इसी वजह से आसिफ और उसकी फैमिली ने पुलिस में कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। वो बस इस बात को और समाज में इज्जत की डर से इस बात को दबा गए थे, पी गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सानिया शेख के चाचा थे, जिनका नाम जावेद शेख था, वो तुरंत पहचान लेते हैं कि इस तरीके की हैंडराइटिंग उनकी भतीजी की नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी भतीजी को पाल पोस कर बड़ा किया था और कई बार उसकी हैंडराइटिंग देखी थी। तो इस तरीके की हैंडराइटिंग उनकी भतीजी की तो थी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये शक था कि 14 महीने पहले जो डेड बॉडी मिली थी वो डेड बॉडी सानिया शेख की थी। इसलिए पुलिस वाले अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए एक अलग तरीके का पैंतरा अपनाते हैं। दरअसल पुलिस वालों के पास में उस डेड बॉडी का डीएनए मौजूद था, इसलिए पुलिस वाले इस आसिफ के पास में एक बेटी थी जिसका नाम अमायरा था। अमायरा आसिफ और सानिया शेख की ही बेटी थी, इसलिए पुलिस वाले अमायरा के साथ में उसका डीएनए मैच कराने के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों, इधर सानिया शेख का डीएनए उसकी बेटी अमायरा से मैच कराने के लिए भेजा गया था, इधर सानिया शेख का लिखा हुआ जो लेटर था उसकी भी जांच हो रही थी। लेकिन 2 से 4 दिन का समय गुजरता है और फाइनली उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है और इस डीएनए में साफ तौर पे ये मेंशन था कि जो 14 महीने पहले पुलिस को डेड बॉडी मिली थी वो डेड बॉडी किसी और की नहीं थी, बल्कि सानिया शेख की ही थी। अब ये साफ हो चुका था कि सानिया शेख भागकर कहीं नहीं गई थी और ना ये लेटर उसने लिखा था, बल्कि सानिया शेख की हत्या हुई थी और हत्या भी इस तरीके से हुई थी कि उसका सर जो है वो काट कर कहीं दूसरी जगह या तो गायब कर दिया गया या फिर कहीं दूसरी जगह गाड़ दिया गया या फिर नदी में बहा दिया गया। लेकिन पुलिस अभी तक उस डेड बॉडी के उस सर को बरामद नहीं कर पाई थी। अब दोस्तों, पुलिस के सामने ये जो केस था एक खुली किताब की तरह था, लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो तुरंत आसिफ और उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स को हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद में आसिफ को सीधा पुलिस थाने उसके फैमिली मेंबर्स के साथ में लेकर पहुंचा जाता है और उसके बाद में आसिफ से पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद में आसिफ जो था ज़्यादा देर पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और ये कहता है कि हाँ, उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी अपनी फैमिली वालों के साथ मिलकर। दरअसल हत्या जो की थी उसके पीछे का रीज़न क्या था, जब ये जानने की पुलिस कोशिश करती है तो पता ये चलता है कि साल 2019 में जब आसिफ और इस सानिया को एक बेटी हुई थी,
तो इसके परिवार वाले जो थे आसिफ के, वो सानिया से लगातार यही कह रहे थे कि तुम अपनी ननद को ये बेटी दे दो। दरअसल उसकी ननद को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए सानिया जो थी अपनी बेटी को देने से मना कर रही थी। वो कह रही थी कि उसकी भी एक ही बेटी है, वो कैसे अपनी ननद को दे सकती है। और इस बात को लेकर इनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश था। वैसे परिवार में पैसों की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिवार में इस बात को लेकर अब कलेश होने लगा था। उसके बाद में दोस्तों साल 2021 में बकरा ईद के समय जो फैमिली के कुछ मेंबर्स थे वो कहीं मेहमानी में गए हुए थे, और उसी समय आसिफ का छोटा भाई यासिम और आसिफ के पिता, ये तीनों लोग मिलकर सानिया के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखो ये बेटी तुम हमारी बेटी को दे दो, यानी हमारी बहन को दे दो, यानी अपनी ननद को दे दो। लेकिन सानिया इनकार कर देती है। इसी बात पर ये लोग इतना आग बबूला हो जाते हैं कि पहले बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसकी हत्या करते हैं, उसके बाद में उसका सर धड़ से अलग करते हैं, और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को किसी ब्रीकेस में बंद कर समुद्र में फेंक आते हैं। दोस्तों इन्होंने हत्या इस तरीके से की थी कि कत्ल का पर्दाफाश छुपाना एक तरीके से नामुमकिन था, लेकिन जिस तरीके से जावेद शेख ने फ़ोन किया उस तरीके से बताया गया, आसिफ ने ही वो लेटर लिखा, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आसिफ के अगेंस्ट जा रही थी। इसलिए आसिफ को अरेस्ट कर लिया गया था और इसमें 4 लोगों को क्राइम सस्पेक्ट बनाया गया। इसमें आसिफ, आसिफ के पिता, आसिफ का भाई और आसिफ का बहनोई। बहरहाल दोस्तों ये जो पूरा केस था आप लोगों ने सुना, एक छोटे से माइंडसेट की वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।